नमस्कार, मैं हूं प्रणव और फिनोमनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं फिनटेक जगत में हो रही तमाम उठापटक की और लेकर आते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें किसी एक खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। फिनटेक इंडस्ट्री पे पड़ने वाले उसके असर को समझने की और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के शो में क्या खास हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत की फिनटेक कंपनियां एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे कितना खर्च कर रही हैं। इसके बाद हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में समझेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में किस्मत आजमाने से पहले क्यों 10 बार सोचना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग पे क्यों है सरकार की सख्त नज़र। और आखिर में हम चलेंगे अपने फिनो लैब में, जहां हम जानेंगे इंटरचेंज फी के बारे में कि ये क्या है, यूपीआई सिस्टम में कहां लगती है और किसे देनी होती है। लेकिन सबसे पहले बात खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की टॉप 28 फिनटेक यूनिकॉर्न्स ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे 67 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया। क्रेड खर्च करने के मामले में सबसे ऊपर रही। इसके बाद फोन पे और पीबी फिनटेक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे थे। फिनटेक यूनिकॉर्न्स में नेवी ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा खर्च किया। इसके बाद क्रेडिट बी और रुपीक रहे। यूनिकॉर्न्स का मतलब उन स्टार्टअप से है जिनमें यूनिकॉर्न बनने का पोटेंशियल यानी पूरी संभावना है। 9 बड़ी फिनटेक कंपनियों ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे अपने रेवेन्यू के 50% से ज्यादा के बराबर खर्च किया है। दुनिया भर में वित्तीय अनिश्चितता के बीच फिनटेक कंपनियां अपनी लीगल टीम को मजबूत कर रही हैं। इसका एक बड़ा कारण सरकार के रेगुलेशंस और कंप्लायंस को कड़ा करना है। फिनटेक कंपनियां लीगल और कंप्लायंस से जुड़े मामलों से निपटने के लिए सीनियर प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं। नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च और उनसे जुड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से भी लीगल एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ रही है। रिजर्व पे ने एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। एडवर्टाइजिंग बोर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस और सेफ्टी, रिस्क मॉनिटरिंग, साइबर क्राइम को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देगा। बोर्ड के दूसरे सदस्यों में एसबीआई के पूर्व एमडी अरिजीत बासु, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टील, आईटी एंड टेलीकॉम की पूर्व सचिव अरुणा सुंदरराजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के पूर्व सचिव केवी कृष्णन सहित अन्य शामिल हैं। पेटीएम खर्च पे लगाम रखते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल करने वाले ग्लोबल फिनटेक्स में शामिल है। नीदरलैंड की पेमेंट्स कंसल्टेंसी फ्लैगशिप एडवाइजरी पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 के बीच पेटीएम के कुल प्रॉफिट में 200% से ज्यादा की शानदार वृद्धि देखी गई, जबकि इस दौरान कंपनी के कारोबारी खर्च में केवल 60% की ही वृद्धि हुई। भारत पे ग्रुप ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी WEP के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। इस साझेदारी का मकसद आत्मनिर्भरता और कारोबारी वृद्धि हासिल करने में महिला उद्यमियों की मदद करना है। इस साझेदारी के तहत अपने तरह का एक पहला एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म डेवलप करने पे ध्यान दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को पीयर सपोर्ट, मेंटरशिप, नेटवर्किंग चैनल वगैरह का एक्सेस देगा। तो हेडलाइंस के बाद अब बारी है हमारे खास रिपोर्ट की। इस समय आईपीएल चल रहा है और जमकर ऑनलाइन बेटिंग भी हो रही है, लेकिन ये खेल आसान नहीं है। क्यों ऑनलाइन गेमिंग है पैसों के लिहाज से खतरों का खेल और ऑनलाइन गेमिंग पर क्यों है सरकार की सख्त नजर, ये सब समझने के लिए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदीप और उनके दोस्त चाय की टपरी पर बैठे थे। चाय की चुस्कियों के बीच क्रिकेट पर चर्चा शुरू हो गई। प्रदीप केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले मैच के लिए पोटेंशियल प्लेइंग 11 पर बेट लगा रहे थे। दोस्तों की सलाह ली, दोस्त भी अलग बेट लगा रहे थे, लेकिन दोस्त बिना कोई रिसर्च किए खिलाड़ी पिक कर रहे थे। किसी दोस्त ने प्रदीप से ओपनिंग बैट्समैन के लिए नए खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती का नाम सुझाया। ये भी सलाह दी कि चक्रवर्ती के 50 रन से ज्यादा मारने पर 100 रुपए का बेट लगाएं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चक्रवर्ती एक लेग स्पिन
फुटबॉलर हैं। प्रदीप या उनके दोस्तों की तरह ही भारत में ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर किस्मत आजमा रहे बहुत सारे लोगों की यही कहानी है, जो इन गेम्स में काफी पैसा गंवा रहे हैं। असल में इन्हीं वजहों से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्त नजर है। इस साल के बजट में फाइनेंस बिल 2023 ने 2 नए प्रावधानों का प्रस्ताव दिया। इनमें एक सेक्शन 194 BA है जो TDS से जुड़ा है। दूसरा सेक्शन 115 BBJ है जो ऑनलाइन गेम से होने वाली इनकम पर टैक्स रेट्स तय करता है। इस समय सेक्शन 194B के तहत कुल 10,000 रुपए से ऊपर जीतने पर ही TDS लगता है, जबकि नए सेक्शन 194BA के तहत ऑनलाइन गेम्स में जीतने पर कुल विनिंग अमाउंट जो भी हो उस पर TDS लगेगा। अब ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन गेम्स में होने वाली कुल कमाई पर किस दर से टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 115 BBJ में ऑनलाइन गेम से होने वाली कुल कमाई पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। टैक्स नेट विनिंग के आधार पर साल के अंत में देना होगा। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े निकायों ने इन प्रावधानों का विरोध किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को लिखी एक चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि नए प्रावधान लागू करने से न केवल टैक्स लगाने को लेकर अस्पष्टता होगी, बल्कि छोटी कंपनियों का कंप्लायंस पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा। इसके अलावा इस समय ऑनलाइन गेम्स पर 18% का GST भी लगता है और इसे बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव है। टॉप स्टेक होल्डर्स की दलील है कि GST को बढ़ाकर 28% करने से सेक्टर की ग्रोथ और नई कंपनियों के बाजार में बने रहने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इस रेट हाइक पर अब तक स्थिति साफ नहीं की गई है। एक और बात यह है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की परिभाषा को लेकर काफी कंफ्यूजन है। ये भी कंफ्यूजन है कि दोनों पर GST दर समान दर बनी रहेगी या फिर अलग अलग होगी। इस बीच तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेम ऑफ चांस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना या 1 साल तक की कैद या दोनों प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT फिनटेक कंपनियों को नॉन परमिशेबल गेम्स के लिए अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के एक्सेस को रोकने का आदेश भी जारी कर सकता है। ये सब IPL के बीच हो रहा है, जहां प्रदीप जैसे लोग फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसा कमाने के लिए बेटिंग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को सेफ बनाना चाहती है, उसकी निगरानी करना चाहती है। मौजूदा घटनाओं से सभी के लिए चीजें जटिल ही हो रही हैं। तो उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ऑनलाइन गेमिंग के पिच पे उतरने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये खेल क्यों आसान नहीं है। अब शो के आखिरी हिस्से में चलते हैं अपने फिनो लैब में, जहां हम आपको कुछ तकनीकी शब्दों के मायने समझाते हैं। और इस कड़ी में हम बात करेंगे इंटरचेंज फी की कि ये क्या है, UPI सिस्टम में कहां लगती है और किसे देनी होती है। बीते 1 अप्रैल से प्रीपेड कार्ड या वॉलेट के जरिए UPI पर मर्चेंट को किए गए पेमेंट पर फीस लगाने का फैसला किया गया है। 2,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर मर्चेंट के लिए 1.1% तक की इंटरचेंज फीस लगेगी। UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कहें NPCI के सर्कुलर के मुताबिक ऑनलाइन मर्चेंट्स बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए हर 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% का इंटरचेंज फीस लगाया जाएगा। तो ये इंटरचेंज फीस होती क्या है, अब ये बताते हैं। इंटरचेंज फीस का मतलब है ई-वॉलेट के इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली फीस से है। ये फीस पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे वॉलेट इशूअर्स को दी जाएगी। यानी इंटरचेंज फीस ट्रांजैक्शन करने पर लगने वाली वो फीस है जो किसी कस्टमर को ट्रांजैक्शन करने पर मर्चेंट को देनी होगी। अब इसे एक आसान उदाहरण के साथ समझाते हैं। जब आप पेटीएम, फोनपे और गूगल पे के QR कोड का इस्तेमाल कर किसी स्टोर पर UPI के जरिए प्रीपेड पेमेंट करेंगे, तब उस मर्चेंट यानी दुकानदार को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरचेंज फीस देनी होगी। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि पेटीएम, फोनपे और गूगल पे। अब इसे सीधे शब्दों में कहें तो इंटरचेंज फीस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मामले में लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट की तरह है। वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट्स पर लगाया जाता है।
अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, कॉर्पोरेट इंडिया की हर बड़ी खबर पर पैनी नजर, कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स की खबरों का वीकली राउंड अप, पोर्टफोलियो पे असर डालने वाली कॉर्पोरेट सुर्खियां जानने के लिए देखें मनी9 का वीकली शो कंपनी नामा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए मनी9। नमस्कार।